लेकिन अंतरिक्ष में फिट कैमरों ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिखा कि पाकिस्तान के कहूटा में खान रिसर्च लैब से महज 800 मीटर की दूरी पर एक नया न्यूक्लियर प्लांट बना है। खान रिसर्च लैब से ही पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पाकिस्तान की परमाणु ताकत बढ़ाने वाला यह खुफिया प्लांट 6 हेक्टेयर में फैला है। इसकी छत को इस तरह बनाया गया है जिससे किसी को कुछ पता न चल सके। बताया जा रहा है कि चीन की मदद से पाकिस्तान अवैध तरीके से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साल पाकिस्तान का आर्थिक विकास दर एशियाई देशों में सबसे कम 2.8% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले एडीबी ने पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान जताया था। इतना ही साल 2019-2020 में बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर महंगाई का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। एडीबी ने इस साल पाकिस्तान में महंगाई दर 12% तक रहने की उम्मीद जताई है, जो कि बहुत ज्यादा है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए आईआईटी दिल्ली से पढ़े कुछ छात्रों ने पराली से बर्तन बनाने का काम शुरू किया है। सर्दियों से पहले पंजाब और हरियाणा के किसान अपने खेतों में फसल के बचे हुए हिस्से यानी पराली को जला देते हैं, जिससे हवा में जहर घुल जाता है। और जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आईआईटी दिल्ली से पढ़े कुछ छात्रों ने पराली को इस्तेमाल कर बर्तन बनाना शुरू कर दिए। इन छात्रों का मानना है कि ऐसा करने से पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बनाए हैं पराली से बर्तन। जी हाँ, वो पराली जिसके जलने से प्रदूषण होता है, उसको एक ऑल्टरनेट के तौर पर ये तमाम जो लोग हैं वो लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम चीजें जो आप टेबल पर देख पा रहे हैं सभी पराली से बनी है। आप इन कटोरों की बात करिए, छोटी कटोरी हो, प्लेट हो, तमाम जो सारी चीजें हैं ये पराली के इस्तेमाल से बनाई गई है। पराली से बने ये बर्तन वाटरप्रूफ भी हैं। इन्हें खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेट है जो बिल्कुल पराली से बनी हुई है और ये मेरे हाथ पे है। पानी इन्होंने डाला हुआ है, ना किसी तरीके की कोई लीकेज है, ना मेरे हाथ पर इसका पानी का कोई गीलापन महसूस हो रहा है। आईआईटी दिल्ली से पढ़े इन छात्रों ने बताया कि उन्होंने बर्तन बनाने के लिए पराली को ही क्यों चुना। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसके साथ साथ दिल्ली में भी वो एक गैस चैम्बर बना देती थी। पराली से बर्तन बनाने को सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूपी के बरेली में एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र संगठन के कार्यकर्ता वहां मौजूद बीजेपी नेताओं से भिड़ गए। हंगामे के वक्त कॉलेज के अंदर बीजेपी का एक कार्यक्रम चल रहा था और तभी समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र संगठन के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने कार्यक्रम का विरोध करना शुरू कर दिया, जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन हंगामा कर रहे लोग मानने को तैयार नहीं हुए और वो कार्यक्रम में जाने की जिद करने लगे, जिस पर दोनों ओर से काफी बहस भी हुई। धक्का मुक्की करते हुए किसी तरह समाजवादी पार्टी के छात्र नेता कार्यक्रम वाली जगह पर पहुंच गए और वहां हंगामा करने लगे। ये देख बीजेपी के कार्यकर्ता भी भड़क गए, जिसके बाद दोनों तरफ से गाली गलौज और जोरदार बहस होने लगी। कॉलेज के अंदर भारी हंगामे को देखते हुए कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। गाली गलौज काफी उन्होंने की, प्राचार्य महोदय ने उनको समझाया, हम और मेरे साथी काफी लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। बताया गया कि कॉलेज में बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आर्टिकल 370 पर चर्चा हो रही थी। हरियाणा के रोहतक में अपने गांव पहुंचे मुक्केबाज अमित पंघाल की कामयाबी का शानदार जश्न मनाया गया। हाल ही में रूस में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता, जिसकी खुशी में अमित पंघाल के गांव वालों ने गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े गांव वालों में उन्हें माला पहनाने की होड़ लग गई और एक आदमी ने अमित पंघाल को उनकी फोटो छपी टी-शर्ट भी भेंट की। अपने स्वागत से खुश अमित पंघाल ने गाड़ी से नीचे उतरकर बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सिल्वर मेडल दिखाते हुए ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने का भरोसा दिलाया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस सिल्वर को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड के रूप में। अमित पंघाल के कोच ने भी ओलंपिक्स में उनके गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद जताई। इसी इतिहास को मैं ओलंपिक मेडल के रास्ते में एक पड़ाव कहता हूँ। बीच में आगे संभलने का मौका मिलेगा हमें। गाजियाबाद में एक एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। यूपी की गाजियाबाद में एसएसपी ने लिंक रोड की एसएचओ लक्ष्मी सिंह को 60 लाख रुपए गायब करने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया। यूपी के भदोई के रहने वाले 12वीं के छात्र गोविंद यादव ने जल बचाओ अभियान को लेकर अपनी साइकिल से भदोई से मुंबई तक 1650 किलोमीटर की यात्रा पूरी की।
न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ हुई बैठक के बाद शेल के सीईओ बेन वैन ब्यूडन ने पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की और भारत में निवेश जारी रखने का वादा किया। Prime Minister had a very strong and passionate come to India speech. झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी के किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुस जाने के बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें जरूरत का सामान मुहैया करवाया गया। यूपी में बरेली के कॉलेज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर हो रहे बीजेपी के कार्यक्रम का समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र संगठन ने विरोध किया। यूपी के गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहकर देश के सियासी माहौल को गरमा दिया। न्यूयॉर्क में भारत और अमेरिका के बीच बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें भारत को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए फादर ऑफ इंडिया बता दिया। India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई। संभवतः उन्हें मालूम नहीं है कि राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को दर्जा प्राप्त है। वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ट्रंप के बयान का विरोध करते हुए शब्दों की मर्यादा लांघ गए। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक जाहिल आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप एक पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है वो, और ना तो उनको हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में कुछ मालूम। जबकि बीजेपी ने ट्रंप के बयान को देश का सम्मान करार देते हुए कांग्रेस पर चुटकी ली। अब उसके लिए तो कांग्रेस को ये करना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप से जाकर के बहस करें। नोएडा के फिल्म सिटी इलाके में मुठभेड़ के समय पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के समय गोली लगने से एक बदमाश फूल सिंह घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों पर लूट, चेन स्नैचिंग जैसे 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई फिल्म सिटी इलाके में, और इस बीच आपको बता दें कि गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। लूट और चेन स्नैचिंग के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस ने ये बताया है कि जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर लूट, चेन स्नैचिंग जैसे 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यूपी के वाराणसी में एक पेट्रोल पंप पर माप से कम पेट्रोल देने के मामले में जमकर बवाल हुआ। पेट्रोल की बढ़ती कीमत से जूझ रहे लोग अपनी जेब पर लग रही चपत से भड़क गए और उन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारी और मैनेजर को घेर लिया। लोगों ने तेल नापने वाले डिब्बे को अपने कब्जे में ले लिया। कम पेट्रोल दिए जाने पर हंगामा कर रहे लोग मैनेजर को कर्मचारी की चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। वहाँ लफड़ा हो रहा था, मैं वहाँ गया, क्या बात है, वो ऐसे से बात है। आप मानते हैं कि स्टाफ चोरी करते हैं? स्टाफ चोरी किया तभी कम है। बवाल बढ़ने पर पेट्रोल पंप पर पुलिस बुला ली गई। लोगों ने पेट्रोल पंप को सीज करने की मांग की। मालिक को बुलाया जा रहा है, इनके नाप, इनके पैसे की क्वांटिटी सारी चेक की जाएगी। जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुस्साए लोगों ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप पर रोज धोखाधड़ी हो रही है, इसीलिए उन्होंने पंप के मालिक को भी हिरासत में लेने की मांग की। 2 दिन की जोरदार तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की खबर से शेयर बाजार लौटता चला गया और इसी वजह से सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा गिरकर 38,593 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 148 अंक नीचे 11,440 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान आईटी को छोड़ सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा दबाव सरकारी बैंकों के शेयरों में दिखा, जो 6% से ज्यादा टूटे। बताया जा रहा है कि शेयर बाजार में गिरावट की वजह से निवेशकों को करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में कुछ महिलाओं ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। बिजली विभाग की टीम अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए वहां पर पहुंची थी, जिससे नाराज गांव के सरपंच के परिवार की महिलाओं ने बिजली विभाग के इंजीनियर और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और उनके सिर के बाल खींचकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो महिलाएं नहीं मानी और बिजली कर्मचारियों को खींचते हुए गाड़ी की दूसरी ओर ले जाने लगी। यही नहीं, महिलाओं के चंगुल से भागकर जब बिजली कर्मचारी अपनी गाड़ी की ओर भागे तो महिलाओं ने गाड़ी में घुसकर भी उनसे मारपीट की। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बिजली कर्मचारियों को महिलाओं के चंगुल से छुड़वाया।
पाकिस्तान में लाहौर की एक सड़क पर तेज रफ्तार में चल रहे दो बाइक सवार आपस में भिड़ गए। सड़क की चौड़ाई कम होने के बावजूद कई गाड़ियां वहां से गुजरने की कोशिश कर रही थीं, जिसके दौरान एक बाइक वाले ने दूसरे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो धड़ाम से गिर पड़ा। हादसे से ठीक पहले एक बाइक पर बैठे दो लोग गाड़ियों को ओवरटेक करते नजर आए। वो जैसे ही आगे बढ़े, ओवरटेक करने के चक्कर में उन्होंने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक वाला अपनी मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गया। हादसा होते ही कई लोग बाइक सवार की मदद करने पहुंच गए। लोगों ने उसे सहारा देकर उठाया। तेज रफ्तार में सड़क पर गिरने की वजह से उसे बुरी तरह चोटें आईं। महाराष्ट्र के नासिक में स्कूटर का चालान काटे जाने के समय ट्रैफिक पुलिस और एक बुजुर्ग के बीच विवाद हो गया। आरोपी के स्कूटर से जा रहे इस बुजुर्ग का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया, जिसके बाद उन्होंने जुर्माना भरा और वहां से जाने लगे। तभी ट्रैफिक पुलिस ने उनके स्कूटर में लगी चाबी को निकाल लिया, जिसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस वाले के हाथ से चाबी और पेपर वापस लेने की कोशिश की। बुजुर्ग और ट्रैफिक पुलिस वाले के बीच सड़क पर काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। वहां मौजूद लोगों ने भी ट्रैफिक पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। अरे मेरी गाड़ी को लात मारते हुए लेके आए इन्होंने। मैं कैमरे चेक करने का फॉर्म मांग रहा हूँ, फॉर्म भी नहीं दे रहे। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले पर कुछ और लोगों ने भी आरोप लगाए कि चालान काटने के बावजूद उनकी गाड़ियों को भी उठा लिया गया। राजस्थान में अजमेर के एक कॉलेज में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने एबीवीपी पर कॉलेज का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। इन छात्रों ने एबीवीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले इन छात्रों की कॉलेज के मेन गेट पर मौजूद कुछ लोगों से खूब बहसबाजी हुई। आउटर कोई नहीं है, 5 आदमी चाहिए उनके पास। कॉलेज परिसर में घुसने के बाद इन छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के सामने अपनी बात रखी और एबीवीपी पर आरोप लगाया कि वो आए दिन कॉलेज का माहौल बिगाड़ रही है। आए दिन गेट बंद कर देते हैं, आए दिन वहाँ पूजा पाठ की सामग्री लेके बैठ जाते हैं। जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाने का फैसला लिया। हमने एक स्थायी समिति बना दी है, जैसा वो निर्णय लेगी उसके अनुसार कार्य करेंगे। इससे पहले एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने एबीवीपी का पुतला फूंकने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया और एक अंडरपास से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। घुटनों तक पानी में डूबे एक आदमी ने धक्का मारकर अपने स्कूटर को अंडरपास से बाहर निकाला, जबकि पानी की वजह से एक कार भी खराब हो गई। उसे भी लोगों ने धक्का मारकर वहां से हटाया। इस बीच एक लड़की अपने स्कूटर समेत अंडरपास में भरे पानी में गिर पड़ी, जिसकी मदद न्यूज 18 की टीम ने की। बताया गया कि कुछ वक्त पहले बनाए गए इस अंडरपास में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा कराने वाली संस्था आईसीएआई के दफ्तर के बाहर छात्रों ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने आईसीएआई पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया और दोबारा पेपर जांचने की मांग करते हुए आईसीएआई के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने परीक्षा से जुड़े आईसीएआई के नियम 39(4) में बदलाव की मांग की। इस नियम के तहत धांधली के आरोप लगने पर भी पेपर की दोबारा जांच नहीं कराई जा सकती। धारा है, रेगुलेशन है हमारी 39(4), हम उसे अमेंड कराना चाहते हैं। जैसे कि आप नारे सुन सकते हैं, अमेंड करो 39(4). तो ये 39(4) है जो सारे फसाद की जड़ है। 39(4) में बच्चों को जो है रीचेकिंग का हक नहीं दिया गया है। यही नहीं, छात्रों ने आईसीएआई पर गलत तरीके से पेपर जांचने का भी आरोप लगाया। कई वर्षों से ये होता चला रहा है कि बच्चों की जो कॉपियां वो गलत चेक होती हैं, जिसके चलते हुए लगभग 10,000 बच्चे हर साल इसका शिकार हो जाते हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया और सभी सियासी दलों से समर्थन करने की अपील की। वहीं बीजेपी ने भरोसा दिया कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। ये विश्वास रखें कि देश और प्रदेश में एक संवेदनशील सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला। कश्मीर से 370 हटने से बौखलाए पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकी संगठन लश्कर की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लश्कर जम्मू के पुंछ को अपना गढ़ बनाने की कोशिश में है। जानकारी के मुताबिक लश्कर मेंढर और पुंछ शहर में सिलसिलेवार आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। लश्कर भारतीय सुरक्षा बल पर ग्रेनेड से हमला भी कर सकता है। सीमा पर मैसेज इंटरसेप्ट करने के बाद इस खतरनाक साजिश का पता चला है, जिसमें कहा गया है कि 370 हटाए जाने का बदला लेने और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए लश्कर ने जम्मू में मौजूद अपने आतंकवादियों को हमला करने का फरमान जारी किया है। चुनावी माहौल के बीच रांची में सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर हुआ यह लाठीचार्ज बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने तो ट्विटर पर लाठीचार्ज का वीडियो डालते हुए झारखंड की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया। झारखंड सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई। ये बखेड़ा रांची में हुए प्रदर्शन के बाद खड़ा हुआ, जहां पुलिस ने कई महिलाओं को बुरी तरह पीटा। एक महिला कर्मचारी पर तो बेरहमी से लाठियां बरसाने के बाद पुलिस वाले ने उसके मुंह पर घूसा भी मारा। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली ये महिलाएं वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों पर सीएम आवास का घेराव करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें कुछ दूर ही रोक दिया। महिलाएं जिद पर अड़ी तो उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। पुलिस की कार्रवाई ने महिलाओं को गुस्से से भर दिया। उन्होंने लाठीचार्ज के लिए झारखंड की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। महिला विरोधी सरकार है, वो दोहरी नीति चलाते हैं। एक तरफ महिलाओं को शोषण करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और दूसरी तरफ वो महिलाओं का उत्थान की नारा लगाते हैं। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली महिलाएं पिछले 14 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। कांग्रेस ने ट्विटर पर रांची में हुए लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए झारखंड की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और उसकी सत्ता से विदाई की भी भविष्यवाणी कर दी। बिहार के हाजीपुर में एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गई। आग अस्पताल के अंदर बच्चों के वार्ड में लगी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में बच्चों की वार्ड के अंदर धुआं भर गया। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों ने बिना देर किए आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और जल्द ही आग पर काबू भी पा लिया। इससे पहले आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल से सभी डॉक्टर और नर्स भागकर बाहर आ गए और मरीजों को भी तुरंत अस्पताल से बाहर निकाला गया। बताया गया कि अफरा तफरी में वार्ड से बाहर निकाले जाते वक्त कुछ मरीज घायल भी हो गए। वार्ड की फर्श पर खून फैला नजर आया। मरीजों के रिश्तेदारों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोई व्यवस्था नहीं था, अपने ही मरीज को पकड़ा के धड़ के लोग किसी तरह से नीचे उतार रहे थे। आग की खबर फैलने के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि आग बुझाने के आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची। अस्पताल प्रशासन ने आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया। यूपी में मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक आदमी ने जमकर हंगामा किया। यह आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां पहुंचा और अपनी गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद पति पत्नी ने सरेआम हवाई फायरिंग भी की। शुरुआती जांच में बताया गया कि हंगामा कर रहा व्यक्ति प्रशासन से नाराज था, लेकिन हंगामा करने के पीछे एक यही वजह थी, ये साफ नहीं हो पाया। सिरफिरे ने पूरे इलाके को खौफ से भर दिया। वो जिस गाड़ी में पहुंचा उसने उसे भी आग लगा दी। इसके बाद लोगों को डराने के मकसद से उसने हवा में कई गोलियां भी चलाई। ये बवाल मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिल्कुल सामने हुआ। इस हंगामे के वक्त वहां भीड़ जुट गई। सिरफिरे के चारों तरफ घेरा सा बन गया। इस दौरान उसके दोनों हाथों में पिस्तौल नजर आई। वो पिस्तौल लहराते हुए लोगों को डराने लगा। इससे तनाव और भी बढ़ गया। आसपास के दुकानदार तो इतना घबरा गए कि उन्होंने अपनी दुकान का शटर तक नीचे गिरा दिया। अफरा तफरी के इस माहौल के बीच उस आदमी ने कई बार फायरिंग भी की। उसकी पत्नी ने भी बीच सड़क पर पिस्तौल लहराई। ये देख लोग घबराए तो उसने पिस्तौल को अपनी कनपट्टी पर रख दिया। ये परिवार सड़क पर क्यों उतरा और उसने अपनी ही गाड़ी को क्यों फूंक दिया, इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। भीड़ में कुछ लोगों ने उस आदमी से कई बार ये जानने की भी कोशिश की, लेकिन उसने पिस्तौल दिखाकर लोगों की हिम्मत तोड़ दी। हैरानी की बात यह रही कि यह घटना पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई। जिस वक्त सड़क पर खुलेआम फायरिंग की जा रही थी, उस वक्त वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस उसके और उसकी पत्नी के करीब जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा सकी। उल्टा पुलिस ने जब उससे पूछा भी तो वो आदमी पिस्तौल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस वालों को कार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाते हुए भी देखा गया। यह हंगामा कई घंटों तक चला। बच्चे रोने लगे तो महिला अपने पति को पिस्तौल थमाकर सड़क किनारे बैठ गई। इस दौरान कुछ वकीलों ने उस आदमी को समझाने की भी कोशिश की। उस आदमी के हाथ में जो चिट्ठी थी उसे वहां मौजूद एक वकील ने सबके सामने पढ़ा भी, लेकिन उस चिट्ठी से भी कुछ साफ नहीं हुआ कि पूरा परिवार क्यों सिर पर कफन बांधकर इस तरह सड़कों पर उतर आया। मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पुलिस थाने के सामने हुए इस हंगामे में किसी को चोट तो नहीं आई, पर लोग बुरी तरह घबरा जरूर गए। बाद में वहां फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर गाड़ी से उठती आग की तेज लपटों पर काबू पा लिया और पुलिस ने हंगामा करने वाले आदमी और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने बताया कि इस हंगामे के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने यह भी कहा कि पति पत्नी दोनों लगातार अपने बयान बदल रहे हैं।
पहले इन्होंने बताया महिला इनकी वाइफ है, बाद में बताया बहन है, और अब जो चीज़ निकल के आ रही है ये पता चल रहा है कि महिला बता रही कि मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ और इन्हीं संबंधों को किसी कारणों को लेकर कल इनकी शादी टूट गई थी। जो चीज़ प्रकाश में आई है उसी से खिन्न होकर या उसी चीज़ से आक्रोशित होकर आज इसने इस तरह की चीज़ करी है जो कि पूरी तरह पारिवारिक चीज़ों को लेकर है। यूपी के आगरा में कॉलेज छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में सभी छात्र एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। दोनों ओर से जमकर डंडे और लात घूंसे चले। झड़प में कई छात्रों के कपड़े भी फट गए। एक आदमी लड़ रहे छात्रों को शांत करवाता दिखाई दिया। काफी देर तक समझाने के बाद लड़कों के बीच भी इस लड़ाई को रुकवाया जा सका। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में पुलिस और लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक टीचर ने एक छात्र पर नस्लभेदी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वहां का माहौल बिगड़ गया और बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई सरकारी दफ्तरों और इमारतों में आग लगा दी। जगह जगह आगजनी होने की वजह से धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने की कोशिश शुरू की गई। झड़प के दौरान गोलियां दागे जाने की आवाज भी सुनी गई। हालांकि पुलिस ने छात्र पर नस्लभेदी टिप्पणी को अफवाह बताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। Masyarakat di Wamena dan juga di tanah Papua tidak mudah untuk terprovokasi। बवाल के बाद वहां सेना को तैनात किया गया और बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। बिहार के कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे जेडीयू के जिला अध्यक्ष को लोगों ने बंधक बना लिया। बाढ़ से जूझ रहे लोगों ने राज्य की नीतीश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और जब जेडीयू के जिला अध्यक्ष लोगों के बीच उनका हाल जानने पहुंचे तो इलाके के लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए वहां मौजूद बुजुर्ग महिलाओं ने जेडीयू नेता का गमछा पकड़ लिया। मौके पर मौजूद इलाके के दूसरे लोग जेडीयू नेता को नहीं छोड़ने के लिए महिलाओं को उकसाते भी सुनाई दिए। इस बीच जिला अध्यक्ष के कुछ समर्थकों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। इस अपील का भी गुस्साए लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो जेडीयू नेता को बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं दिखे। हम लोग घेरे हैं, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। हम लोग के सामने व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि जिला अध्यक्ष ने खफा लोगों को जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हाफिज सईद का घर चलाने के लिए पाकिस्तान सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने गिड़गिड़ाई है। असल में यूएनएससी ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज के बैंक खातों को सील कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हाफिज को उसका घर चलाने के लिए 1.5 लाख रुपए देने की मांग की। यूएनएससी ने पाकिस्तान की इस मांग को मान भी लिया। दिल्ली लखनऊ रूट पर चलने वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में एटीएम लगाने की तैयारी है। तेजस एक्सप्रेस को चलाने का जिम्मा संभाल रही आईआरसीटीसी ने बताया कि यात्रियों को चलती ट्रेन में एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए आईआरसीटीसी ने कुछ बैंकों से बातचीत भी की है और कहा जा रहा है कि जल्द ही तेजस एक्सप्रेस में 2 एटीएम लगाई जा सकती हैं। बताया गया कि ट्रेन में एटीएम कहां लगाई जाएंगी, इस पर फैसला नहीं हो पाया। आईआरसीटीसी ने बताया कि तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को विमान की तरह शॉपिंग करने की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए वेंडर तैनात किए जाएंगे जो कॉस्मेटिक्स, हैंडबैग, घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच सकेंगे। तेजस एक्सप्रेस में सफर करने वाले लोगों को खरीदारी के लिए डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा दी जाएगी। दिल्ली में मंगलवार को एक आदमी पर हुई फायरिंग का वीडियो सामने आया। दिल्ली के द्वारका में मंगलवार को हुए शूटआउट का वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाश कार पर फायरिंग करते नजर आए। पंजाब में हाई अलर्ट को देखते हुए पंजाब पुलिस ने अपने तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी। यूपी के आगरा में कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिसमें कई कार और बाइक सवार फंस गए। जो बारिश हो रही है उसके बाद से ये हालात बने हैं कि पानी घुटनों तक पहुंचा है और लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 6 दिनों के लिए कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद दिल्ली लौटे।
मध्य प्रदेश के सीहोर में पानी की तेज बहाव में फंसे 3 लोगों में 2 को बाहर निकाला गया, जबकि एक आदमी पानी में डूब गया। वो गड्ढे के अंदर अगला टायर गिरा और हम गिर गए वहीं से। हम 2 लोग हम ऊपर रहेंगे, एक आदमी हमारा नहीं मिल रहा। दिल्ली के द्वारका इलाके में 2 दिन पहले हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये वही आरोपी है जो प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र की कार पर गोली चला रहा था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर डीलर की हत्या की गई थी। हमारे सहयोगी आनंद फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। जी देखिए, बिल्कुल निखिल सांगवान नाम के एक मुख्य आरोपी को, नकुल सांगवान नाम के मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो नकुल है वो कुख्यात जो गैंगस्टर है दिल्ली का, नंदू, उसका रिश्तेदार बताया जाता है। और फायरिंग में जो दूसरा शख्स नजर आ रहा है वो गैंगस्टर नंदू था, जिसकी तलाश अब दिल्ली पुलिस कर रही है। बता दें कि जो नंदू है वो अंतरिम जमानत जम करके इस समय फरार था और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वर्चस्व की लड़ाई के लिए पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि नरेंद्र ने कुछ दिनों पहले जो नंदू और उसके रिश्तेदार है, इनके एक रिश्तेदार की पिटाई कर दी थी। उसी का बदला लेने के लिए इस शूट आउट को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जो नंदू है उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस कई जगह रेड कर रही है। जी शुक्रिया आनंद आपका। गुजरात के सूरत में एक छात्र की पिटाई से नाराज उसके घर वालों ने स्कूल में घुसकर एक टीचर को बुरी तरह पीट दी। बताया गया कि टीचर ने जेब में हाथ डालकर चलने पर उस छात्र की पिटाई कर दी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे देखकर छात्र के घर वाले भड़क गए। इसके बाद नाराज घर वाले स्कूल पहुंचे और फिर टीचर की क्लासरूम से निकालकर बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान कई लोग टीचर पर लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए, जबकि एक आदमी तो टीचर पर दनादन लाठी चलाता नजर आया। यही नहीं, टीचर से मारपीट करने में एक महिला भी शामिल थी। इससे पहले टीचर ने स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। पिटाई के वक्त वहां पर कई दूसरे छात्र भी मौजूद थे। मुंबई में बीएमसी ने एक रिपोर्ट जारी कर वहां पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार का दावा किया। बीएमसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बीएमसी पीने के जिस पानी की सप्लाई करता है उसकी गुणवत्ता में तेजी से सुधार हो रहा है। बीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 में करीब 17% दूषित पानी था, जो 2018-19 में घटकर केवल 0.70% रह गया। यानी 2012-13 के मुकाबले 2018-19 में करीब 16% दूषित पानी को शुद्ध किया गया। मुंबई में बीएमसी के 257 वाटर सप्लाई जोन हैं। हर रोज करीब 200 पानी के सैंपल लिए जाते हैं। फिर इन सैंपल की 3 तरीकों से टेस्टिंग होती है, जिससे पानी की गुणवत्ता का पता चल सके। जिस तरह से क्लोरीन डालते थे, और क्लोरीन का स्तर भी हमने बढ़ाया। क्लोरीन के साथ साथ में बहुत सारे आधुनिक यंत्रणा भी हमने खड़ी कर दी, जिसकी वजह से आप देखते हो कि हमने टनल का भी काम किया है। बहुत सारे टनल का काम किया है। जितनी पुरानी लाइनें थी वो बदलने का काम किया है। और इसी वजह से आज इतने सालों के बाद में आप देखते होंगे कि मुंबई नगरी में, मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जो भी पानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये पानी जो है एकदम साफ सुथरा आ रहा है। कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर केस दर्ज होते ही उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में कई जगहों पर एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मुंबई में तो शरद पवार के समर्थक ईडी के दफ्तर के सामने ही पहुंचकर विरोध करने लगे। ईडी के दफ्तर के ठीक सामने कार्यकर्ता जुट गए, जिससे दफ्तर में आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। काफी देर तक कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने पहुंचते ही कार्यकर्ताओं को दौड़ाना शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस ने बस में बिठाना शुरू कर दिया। एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर पुलिस वाले ले जाते हुए दिखने लगे, लेकिन नारेबाजी बंद नहीं हुई। एनसीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शरद पवार के खिलाफ सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा केवल मुंबई में ही नहीं दिखा, बल्कि राज्य के कई जिलों में इसी तरह के प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर तो एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने बाजार तक बंद करवाने की कोशिश की, जिनमें बारामती भी शामिल है। बारामती में नगर परिषद के सामने जुटे कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कई दुकानें प्रदर्शनकारियों ने बंद करवा दी। बारामती को शरद पवार का गढ़ माना जाता है, जहां से शरद पवार कई बार विधायक रहे हैं। बारामती जहां से काफी साल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वहां पे हम देख रहे हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बारामती बंद का ऐलान किया गया है आज। सोलापुर में भी एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कें जाम करने की कोशिश की। बीच सड़क पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा।
ठाणे में भी एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर के सामने खूब नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ईडी और पुलिस के जरिए विरोधियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में श्रद्धेय हमारे साहब को यत्किंचित भी तकलीफ अगर भाजपा सरकार और ईडी ने दी तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भाजपा सरकार तैयार है। ठाणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया। न्यूयॉर्क में एंटीगुआ एंड बारबुडा के पीएम गैस्टोन ब्राउन ने हजारों करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत को सौंपे जाने पर बड़ा बयान दिया है। पीएम गैस्टोन ब्राउन ने भरोसा दिया कि एंटीगुआ की कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जांच एजेंसियां मेहुल चोकसी से उनके देश में कभी भी पूछताछ कर सकती है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ एंड बारबुडा की एक कोर्ट में अपील की है, जिस पर सुनवाई जारी है। Now, what I can assure you is that ultimately he will be deported after he would have exhausted all of his appeals. Indian authorities have the right to come to Antigua and Barbuda. In fact, there are several officials who would have visited Antigua and Barbuda already on the issue. खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी वायुसेना के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। खबरें हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के 8 से 10 आतंकी पठानकोट जैसा हमला करने की फिराक में हैं, जिसे देखते हुए वायुसेना ने पठानकोट समेत कई अहम एयरबेस को ऑरेंज अलर्ट पर रखा, जिसका मतलब है कि आतंकी कुछ तो खतरनाक सोच रहे हैं। सरकारी एजेंसियों ने भी बड़े खतरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब में जगह जगह पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। कई इलाकों में पुलिस को गाड़ियों की तलाशी लेते हुए देखा गया। जरा सा भी शक होने पर कई लोगों को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी रिपोर्ट है कि आतंकी पंजाब और जम्मू कश्मीर में वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। पूरे पंजाब में जो एयरबेस स्टेशंस हैं, आर्मी स्टेशंस हैं, वहां सब जगह पर हाई अलर्ट रखा गया है और पंजाब पुलिस को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर किसी भी प्रकार के जो चैलेंजेस क्यों न हो, उसका मुकाबला करने की, उसको डिफीट देने की ताकत हमारे फोर्स के जवानों में है। ऐसी खबरें हैं कि आतंकी 2016 में हुए पठानकोट जैसे हमले करने की फिराक में है और एजेंसियों के पास ऐसी रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद इस हमले की साजिश रच रहा है। खबर है कि जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकियों का एक मॉड्यूल हमले को अंजाम दे सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया कि आतंकी आत्मघाती हमले की साजिश बना रहे हैं, जिसे देखते हुए वायुसेना ने श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट और उधमपुर समेत सभी अहम एयरबेस पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाता है जब काफी बड़े खतरे की सूचना हो। ये दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट है। इसके बाद रेड अलर्ट जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट जारी होने पर एयरबेस की गतिविधियों को भी रोक दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ घंटे हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बारिश की वजह से रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया और एक अंडरपास से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। घुटनों तक पानी में डूबे एक आदमी ने धक्का मारकर अपने स्कूटर को अंडरपास से बाहर निकाला, जबकि पानी की वजह से कार भी खराब हो गई और उसे भी लोगों ने धक्का मारकर वहां से हटाया। देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और यही हालात वहाँ पे नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि कार किस तरह से यहाँ पे पहुंची हुई है और आधी कार यहाँ पर डूबती हुई नजर आएगी। एक लड़की अपने स्कूटर समेत अंडरपास में भरे पानी में गिर पड़ी, जिसकी मदद न्यूज 18 की टीम ने की। बताया गया कि कुछ वक्त पहले बनाए गए इस अंडरपास में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकारी विभाग एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे हैं। अंडर ब्रिज बनने के बाद जो विभाग उसका देखरेख करती है, वो एनुअल मेंटेनेंस के नाम से जिस कंपनी को ठेका दिया रहता है उससे भी काम नहीं करवा पाती। कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने के लिए इमरान खान ने एक बार फिर कांग्रेस के एक बयान का हवाला दिया। न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस का नाम लिया और दावा किया कि कांग्रेस भी कश्मीर के मौजूदा हालात का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन इंडिया हैज कमेंटेड दैट poor people have been shut inside for 50 days. 50 days they've no one knows what's happening with all the prisoners, political prisoners. इमरान खान के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए कि बार बार कांग्रेस का समर्थन पाकिस्तान से क्यों आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से मदद मांग रहे हों। लेकिन कांग्रेस ने साफ किया कि देश से जुड़े हर मुद्दे पर वो सरकार के साथ खड़ी है। देश के बाहर कोई भी मामला हो, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है।
कश्मीर से 370 हटने से बौखलाए पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकी संगठन लश्कर की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लश्कर भारतीय सुरक्षा बल पर ग्रेनेड से हमला भी कर सकता है। की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के तरन तारण में 4 सितंबर को हुए धमाकों के मामले में पुलिस ने छठी गिरफ्तारी की है। धमाके के बाद पुलिस ने तरन तारण के चोला साहिब गांव से पकड़े आतंकी मॉड्यूल के मामले में पुलिस ने आरोपी गुरदेव सिंह को जालंधर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 लाख की नकली करेंसी भी बरामद की है। तरन तारण धमाके में एक और गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 4 सितंबर को वहां पर धमाके हुए थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। अब छठी गिरफ्तारी हुई है। मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, जो गुरदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है गुरदेव सिंह के बारे में? देखिए, गुरदेव सिंह पहले से ही खालिस्तान जो पूरा एजेंडा है उस आतंकवाद से जुड़ा हुआ आतंकी है और पहले ये थाईलैंड में छिपकर बैठा था, जिसे बाद में पंजाब पुलिस ने विदेश मंत्रालय की मदद से डिपोर्ट करवाया था और इसको पंजाब लाया गया था, जिसके बाद अब ये जमानत पर बाहर आ गया था और उसके बाद से लगातार पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। और इस आतंकी के गिरफ्त में आने के बाद काफी बड़े खुलासे हुए हैं। इसने जानकारी दी है पंजाब पुलिस को कि पहला टारगेट इनका था कि जो पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियारों का कंसाइनमेंट भेजा है, उस कंसाइनमेंट को जम्मू कश्मीर में ले जाया जाए। कश्मीरी जो वहां पर जिहादी छिपकर बैठे हुए हैं उन तक ये हथियार पहुंचाए जाएं और वो कश्मीर में या जम्मू में कोई बड़ी वारदात कर सके। लेकिन ऐसा ना होने पर इन खालिस्तानी आतंकियों को ये भी आदेश थे पाकिस्तान की तरफ से कि अगर आप कश्मीर नहीं पहुंच पाते तो आप दिल्ली या पंजाब में कोई बड़ा तो ये छठी गिरफ्तारी हुई है, इसे पंजाब पुलिस के लिए कामयाबी कहा जा सकता है। शुक्रिया मोहित आपका।